दोस्तों ये स्टोरी का 49वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। शौर्य बोला तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए था। मिस्टर पांचाल ने कहा, देखिए मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, मैं आपके लिए बस इतना कर सकता हूँ कि मैं आपका केस कोर्ट में जल्दी सबमिट कर सकता हूँ। आपको जितनी बहस करनी है आप लॉयर से कीजिए, यहाँ के सिस्टम से कीजिए, मेरा जो काम है वही कर सकता हूँ। लेकिन यकीन मानिए मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। आज का दिन और है, कल कोर्ट में मीरा की पेशी होगी, तब तक आप कोई लॉयर हायर कर लीजिए जो इस केस को पूरी ईमानदारी से लड़े। मिस्टर पांचाल ने शौर्य को देखा, शौर्य ने राजवीर को। शौर्य बोला, मैं खुद ही लॉयर हूँ, मैं यह केस खुद लड़ लूंगा। थोड़ी देर तक उन सब के बीच में बात हुई, फिर राजवीर और शौर्य दोनों ही बाहर आ गए। राजवीर ने कहा, तू केस लड़ेगा? शौर्य बोला, हाँ मैं केस लड़ लूंगा। राजवीर बोला, तेरे पास डॉक्यूमेंट हैं? शौर्य ने कहा, मैंने सब नकली बनवा लिए हैं, मेरे अलावा कोई केस नहीं लड़ सकता। राजवीर ने अपनी हथेली माथे पर मार ली और बोला, हमें मीरा को घर लेकर जाना है और तू केस लड़ेगा? तब तो केस 4-5 साल आराम से चलेगा। शौर्य ने राजवीर के कंधे पर अपना कंधा मारते हुए कहा, सीनियर थोड़ा कम बोल, मैंने कहा ना मैं लड़ लूंगा, किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। तो मैं ही लड़ूंगा। शौर्य को बहुत कॉन्फिडेंस था और राजवीर का दिमाग खराब हो रहा था। राजवीर बोला, पक्का तू मीरा को बचा लेगा? पहले ही हियरिंग में शौर्य ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने कहा, तो फिर ठीक है, मीरा को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तूने लॉयर की पढ़ाई नहीं की और तू नकली डॉक्यूमेंट से कैसे लड़ेगा। लेकिन अगर तेरे डॉक्यूमेंट पकड़े गए तो? शौर्य बोला, अरे तो मुझे कौन सा लॉयर में अपना करियर बनाना है, केस ही तो लड़ना है, मैं लड़ लूंगा। अब राउडी ब्रदर्स में से किसी को तो बुला नहीं सकते, उसे तो वैसे ही गोली लग गई, तो केस तो मुझे ही लड़ना होगा। राजवीर और शौर्य दोनों ही मीरा के पास आ गए। शौर्य ने मीरा को देखकर कहा, मीरा आज की रात और कल हम कोर्ट में होंगे और तुम फिक्र मत करो, मैं पहले ही हियरिंग में तुम्हें आज़ाद कर लूंगा और आज़ाद नहीं कर पाया तो बेल तो जरूर दिला दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मीरा सुलगते हुए बोली, मामू आपको केस लड़ना आता है? राजवीर और शौर्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शौर्य ने कहा, हाँ मुझे केस लड़ना आता है, लेकिन मैंने काफी दिनों से प्रैक्टिस नहीं की, पर तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतने में क्रिस भी वहां आ गया। क्रिस ने राजवीर को देखकर कहा, क्या कहा इंस्पेक्टर ने? राजवीर बोला, कल पहली हियरिंग है, कोशिश करेंगे कि पहली ही हियरिंग में मीरा को आजाद करवा दें, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी बोला, क्रिस तुम मीरा के साथ रहो, मुझे और राजवीर को बहुत काम करना है। तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई और राजवीर और शौर्य दोनों ही वहां से चले गए। सॉरी गाड़ी चला रहा था और राजवीर बैठा था। उसने कहा, क्या करना है? शौर्य ने कहा, पहले तो वीरा और विराज को देखने चलते हैं, देखते हैं उनकी बॉडी में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। राजवीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हैरानी से शौर्य को देखकर कहा, यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं वीरा और विराज को ऐसे नहीं देख सकता। शौर्य बोला, लेकिन देखना पड़ेगा, जब ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो उनसे भी मिलकर जाएंगे, कम से कम उन्हें बता तो दें कि उनकी बेटी मिल गई। राजवीर को अब शौर्य की बात सही लगी और दोनों वीरा और विराज से मिलने के लिए सहमत हो गए। अगले 1 घंटे में शौर्य ने गाड़ी एक अस्पताल के बाहर रोकी। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, उस अस्पताल का अपना ही रिकॉर्ड था कि वहां एडमिट होने वाला हर मरीज ठीक होकर ही जाता था और इसीलिए शौर्य ने वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल में से एक अस्पताल में वीरा और विराज को एडमिट कराया था। दुनिया से छुपा के, दुश्मनों से छुपा के, ताकि किसी को भनक न लगे। वीरा और विराज जिंदा हैं। दोनों ही एक कमरे के बाहर खड़े थे, लेकिन दोनों के अंदर अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। जब से वीरा विराज वहां एडमिट हुए थे तब से ज्यादातर शिवाय और दिव्यांशी उनसे मिलने आते थे। आज पहली बार राजवीर और शौर्य उनसे मिलने आए थे। शायद अगर मीरा के साथ यह प्रॉब्लम ना होती तो वह आज भी नहीं आता। राजवीर और शौर्य दोनों की आंखों के सामने वीरा और विराज घूम रहे थे। उन्हें एक एक करके कुछ पल याद आ रहे थे जो उन्होंने वीरा और विराज दोनों के साथ मस्ती में बिताए थे। आखिरकार दोनों ही उस कमरे के अंदर गए। एक तरफ वीरा एडमिट थी और एक तरफ विराज बेड पर लेटा हुआ था। दोनों के मुंह पर ऑक्सीजन लगी हुई थी। शौर्य ने डॉक्टर से कहा वह दोनों को एक जगह ही रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता था कि उन दोनों को एक साथ ही रहना चाहिए। अच्छे वक्त में भी और एक साथ ही थे तो बुरे वक्त में भी एक ही साथ होंगे। दोनों ने पहले विराज को देखा, बहुत कमजोर हो गया था। विराज आखिर करीब 10 साल से कोमा में था। शौर्य ने विराज का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली को चूम कर कहा, सब ठीक हो जाएगा विराज, तुझे तो हम जिंदा लेकर जाएंगे। शौर्य की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और वीरा के पास गया।
शौर्य ने वीरा का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ राजवीर भी वीरा का हाथ पकड़े खड़ा था। उसने वीरा के मासूम से चेहरे को देखकर कहा, वीरा तुम्हारी बेटी मिल गई है, हमारे साथ रहती है, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम तो अपने साथ लेकर चलेंगे। दोनों कुछ देर तक वीरा और विराज से ऐसे ही बात करते रहे और फिर वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ ही युग और अभिमान दोनों ही अनिरुद्ध के फ्लैट के बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे। उन दोनों को करीब 1 घंटा गाड़ी में बैठे हुए हो गया था, लेकिन दोनों ही गाड़ी से नहीं उतरे। युग बोला, अब क्या पूरी रात यहीं बैठे रहोगे? अभिमान बोला, युग जाने की हिम्मत नहीं है, क्या करूंगा अंदर जाकर, क्या कहूंगा उसे, कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि सारी सारी गलती मेरी है। नहीं कहते हुए अभिमान ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने आराध्या का रोता हुआ चेहरा आने लगा। आराध्या की बातें याद आने लगी, उसका दर्द याद आने लगा। अभिमान ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। वो इतना तो जानता था कि जितना रायता फैल चुका है उसे समेटने में बहुत टाइम लगेगा, और एक बार को वह आराध्या को मना भी ले तो अनिरुद्ध वह तो जो कहता है वह करता था। अनिरुद्ध इतनी जल्दी सब कुछ नहीं भूलेगा। अभिमान यह सारी बातें सोच रहा था और तभी युग ने अभिमान के बाद ऊपर हाथ रख कर कहा, क्या सोच रहा है? अब क्या हम पूरी रात यहीं बैठे रहेंगे? भाभी से जाकर बात तो करनी ही होगी ना, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अभिमान ने हैरानी से युग को देखकर कहा, शुरुआत करनी पड़ेगी मतलब मैं उसे आज मना लूंगा तो वह मानेगी नहीं? यह सुनकर युग ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और फिर स्टीयरिंग को देखकर बोला, देख स्टीयरिंग, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना सिर तुझमें मार लूं, लेकिन मार नहीं सकता क्योंकि मुझे तो अपने भाई को सही रास्ता दिखाना है। जरा इसे बता कि इतनी जल्दी भाभी नहीं मानेगी, इसे क्या लगता है या जाएगा भाभी से माफी मांगेगा, इसके और भाभी के बीच में बहस होगी और वह मान जाएगी? इतना कहकर उसने अभिमान को देखा तो अभिमान ने मासूमियत भरी आवाज में कहा, तो वह ऐसे नहीं मानेगी? युग का मन कर रहा था कि सच में स्टीयरिंग में अपना सिर मार ले। फिर वह बोला, नहीं भाई, ऐसे नहीं मानेगी, आज तो शुरुआत है, आज जाकर भाभी को बोलना होगा कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। फिर वह तुम्हें बहुत सारी बातें सुनाएंगी, तुम पर गुस्सा करेंगी, हो सकता है तुम्हें गाली वाली भी दे दें। उसके बाद तुम दोबारा आओगे, फिर से भाभी को मनाओगे, फिर वह तुमसे लड़ेंगी, फिर तुम तीसरी बार आओगे। युग ने इतना ही कहा था कि अभिमान ने उसे रोकते हुए कहा, अरे ऐसे मुझे कब तक आना है? युग ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे नहीं पता कब तक आना है, लेकिन जब तक भाभी मान नहीं जाती तब तक तो आना ही है। वैसे भाभी की प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो गया? अभिमान बोला, गिलहरी की प्रेगनेंसी को करीब 5 मंथ हो गए, यानी मेरे पास 4 महीने। युग ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बस जा रही है, अब चलो उतरो, कम से कम शुरुआत तो करो। अभिमान एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरी वजह से शिवांगी कैसे रही होगी? मैंने देखा था अपनी आंखों से, वह अपने अनिरुद्ध के बिना नहीं रह सकती। पता नहीं यार क्या हुआ था उस रात, लेकिन मैंने कार्तिक और आराध्या की फोटो देखी तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे लगा कि आराध्या एक वक्त में 2 लड़कों को चीट कर रही थी। कार्तिक गरीब है इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया और मुझसे शादी कर ली। मैं बचपन से ही अनिरुद्ध और आराध्या को गलत समझता आया हूँ। एक बार नहीं सोचा कि उसके पापा ने मेरे पापा के लिए कितना सेक्रीफाई किया है। अभिमान इससे आगे कुछ कहता उससे पहले युग ने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब हमारा पहला प्लान आराध्या भाभी को घर लेकर आना है। प्लीज अभिमान, एक बार जाकर उससे बात करो। अभिमान इस बार चिढ़ गया, बोला, अभी क्या बात करूं? वह मेरा मुंह देखेगी भी नहीं, जानता हूँ, आराध्या को बचपन से जानता हूँ, वह नहीं मानेगी और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जाकर कहूंगा क्या। अब तो युग का मन कर रहा था कि सच में अपने साथ कुछ कर ले। अभिमान अभी वहीं खड़ा था, वह कोशिश ही नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद अभिमान ने बोलना शुरू किया, लेकिन वह वही रटी रटाए डायलॉग ही, आराध्या नहीं मानेगी, उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, वह बहुत अच्छी है, मैं गलत हूँ, मेरा बच्चा वहां पैदा नहीं होगा, मैं उसे जैसे भी करके मेंशन लेकर आ जाऊंगा, और भी बहुत सारी बातें वह बोले जा रहा था और युग अपने सिर पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। अब तो युग भी समझा समझा कर थक चुका था। आखिर उसने एक गहरी सांस ली, एक बटन दबाया जिससे गाड़ी का गेट खुल गया और अगले ही पल उसने अभिमान को गाड़ी में से धक्का दे दिया। अभिमान सीधा धड़ाम से गाड़ी के बाहर जाकर गिरा और अगले ही पल युग भी गाड़ी से बाहर आया और अभिमान को देखकर चिल्लाते हुए बोला, मैं गाली नहीं देना चाहता, लेकिन तेरे गाली खाने वाले काम है। 1 घंटे से हम यहाँ गाड़ी में बैठे हुए हैं, तेरी दुख भरी कहानी सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। जब तू भाभी से बात ही नहीं करेगा, उससे मिलेगा ही नहीं, तो क्यों वह क्या खुद तेरे पास आएगी, तुझे माफ कर देगी और तेरे पास आकर कहेगी कि अभिमान, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, चलो चलते हैं, अपने बच्चे को साथ में पाल लेंगे।
कौन सी दुनिया में जीता है अभिमान। कहानी के हीरो का बेटा है तो कुछ तो हीरो वाले गुण होने चाहिए। अभी किसी को तोड़ने के लिए कह दो तो तुम्हारी बाजू इतनी जल्दी ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन इन्हीं हाथों से आराध्या के सामने हाथ नहीं जोड़े जाते। अभिमान चुपचाप कपड़े चढ़ाता हुआ उठ गया और फिर सिर झुकाकर युग के सामने खड़ा रहा। वक्त वक्त की बात है, जब तक अभिमान के साथ में यह बात नहीं हुई थी तब तक अभिमान अपने सारे भाइयों के सामने चौड़ा होकर रहता था, और आज पासा पलट गया। युग ने भी अभिमान को अच्छे से डांट दिया था। युग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अभिमान को उंगली दिखाते हुए कहा, यह जो गाड़ी है ना, यह मेरी, और अगर तुम मेरी बात मानकर आराध्या से मिलने नहीं गए तो मैं यह गाड़ी लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड सारे ब्लॉक हो चुके हैं, कैश तुम्हारे पास है नहीं, और मैं भी चला गया तो रोड पर आ जाओगे। इसीलिए बेहतर होगा कि जाओ, आराध्या से जाकर माफी मांगो। या तो पहला टाइम है, पता नहीं तुम्हें कितने पापड़ बेलने होंगे। इस बार अभिमान ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और चुपचाप उस बिल्डिंग के अंदर चला गया जहां अनिरुद्ध का फ्लैट था। लेकिन उसके दिल की धड़कनें जोरों से धड़क रही थी। उसे अगर अनिरुद्ध कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता तो वह भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता। इस वक्त अभिमान को इस बात का डर नहीं था कि अनिरुद्ध उसे क्या बोलेगा, लेकिन इस बात का डर जरूर था कि अगर अनिरुद्ध ने कुछ भी उल्टा सीधा कहा, अनिरुद्ध पर हाथ उठा देगा। लेकिन युग की कही हुई बात भी सही थी, उसे आराध्या को फेस तो करना ही पड़ता। आखिरकार अभिमान खुद को समझाता हुआ आराध्या के फ्लैट के बाहर खड़ा था। चेहरे पर पसीना आ गया था। जब लड़ाई की थी तब उसने सोचा नहीं था कि आराध्या को मनाने जाएगा, और अब जब आराध्या के घर के बाहर खड़ा था तो उसकी हालत खराब हो रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत की और बेल बजाई, और पहले ही बेल में आराध्या ने दरवाजा खोला। आराध्या ने अभिमान को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, और आराध्या को भी यकीन नहीं था कि अभिमान उससे माफी मांगने आएगा। उसके तो होश ही उड़ गए। वहीं अभिमान ने अपना सलाइवा गटका और धीरे से कहा, गिलहरी, आई एम सॉरी। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। मैं मानता हूँ सब कुछ मेरी वजह से हुआ, लेकिन वह गलत फहमी थी, गलत फहमी। प्लीज गिलहरी, वापस मेंशन चलो। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी। वह अपने फ्लैट से निकलकर बाहर आई। उसने दरवाजा बंद किया क्योंकि वह नहीं चाहती थी किसी को भी अभिमान के आने की खबर मिले। आराध्या ने दांत पीसते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं सच में कुछ गलत कर दूंगी। अभिमान ने धीरे से कहा, प्लीज आराध्या, प्लीज मेरी बात सुनो। वह एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं तुम्हें समझा दूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या के हाथ को पकड़ना चाहा तो आराध्या को गुस्सा आ गया और उसने खींचकर एक चाटा अभिमान के गाल पर जड़ दिया। अभिमान ने हैरानी से आराध्या को देखा। आराध्या लाल आंखों से अभिमान को देख रही थी। ऐसा लग रहा था उसका गुस्सा अभिमान को जलाकर राख कर देगा। अभिमान ने शर्मिंदगी के साथ कहा, आराध्या, एक बार मेरी बात तो सुन लो। आराध्या ने इतने में एक और चाटा अभिमान के गाल पर जड़ दिया और अभिमान का चेहरा एक तरफ हो गया। आराध्या अब भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। एक तो प्रेग्नेंट थी, ऊपर से अभिमान को देखकर उसका गुस्सा भड़क गया था। अभिमान ने एक बार फिर आराध्या को देखा और शर्मिंदगी से कहा, आराध्या, मेरी बात सुनो। और इतने में आराध्या ने अभिमान को मारने के लिए एक और थप्पड़ उठाया तो अभिमान ने अपना चेहरा दोनों हाथों से कवर कर लिया और अचानक ही अभिमान को होश आया। आराध्या वहां नहीं थी। अभिमान सपना देख रहा था। वह अभी भी आराध्या के फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ सोच रहा था कि बेल बजाएं या नहीं, लेकिन इतने में ही उसे हकीकत जैसा एक सपना दिखाई दिया जिसमें आराध्या उसे दो थप्पड़ जड़ चुकी थी। अभिमान के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने अपने हाथ से गाल को छूकर देखा तो वह बिल्कुल ठीक था, यानी आराध्या ने उसे नहीं मारा। अभिमान को यकीन करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था, लेकिन फिर उसे यकीन आ गया कि आराध्या ने उसे चाटा नहीं मारा, बल्कि वह सपना देख रहा था। अभिमान ने एक गहरी सांस ली। अभी भी दरवाजे को ही निहार रहा था। कुछ सोचकर उसने अपना एक हाथ उठाया और बेल बजाने के लिए बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। अभिमान ने हैरानी से हल्का सा पलट कर देखा तो वहां अनिरुद्ध खड़ा था और बहुत गुस्से में अभिमान को देख रहा था। पता नहीं क्यों अभिमान को भी अनिरुद्ध को देखकर गुस्सा आ गया, क्योंकि अनिरुद्ध ने भी शिवांगी को परेशान किया था। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं सोचा और सीधा अभिमान की बाजू पकड़कर मोड़ दी और उसका चेहरा दीवार में लगा दिया और दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, अब यहाँ क्यों आया है? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके तुझे शांति नहीं पड़ी? जो आ गया उसे परेशान करने। अभिमान भी कहाँ मानने वाला था। मार पिटाई तो रघुवंशी खानदान के खून में थी। उसने भी अनिरुद्ध के पेट में हल्की सी कोहनी मारी और उसे
पलट कर दीवार से लगा दिया और फिर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, मैंने तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की तो तूने कौन सा आबाद कर दी। मैं तो एक गलतफहमी के चलते आराध्या को हर्ट कर गया, लेकिन तूने तो जानबूझकर मेरी बहन को बीच रास्ते में छोड़ दिया। अनिरुद्ध को भी गुस्सा आ गया और उसने भी अभिमान की कॉलर पकड़कर उसे झटका और खींचकर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। अनिरुद्ध ने फिर उंगली दिखाकर कहा, अभिमान, मैं तेरे जैसा कमीना नहीं हूँ। तेरी बहन मेरे साथ 4 महीने रही है, लेकिन मैंने कभी भी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। और तू तो इतना कमीना है कि तूने अपनी ही बीवी को गाली दे दी, अपने ही बच्चे को नाजायज ठहरा दिया। अभिमान से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने भी खींच कर एक पंच अनिरुद्ध के मुंह पर जड़ दिया और देखते ही देखते दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। दोनों ही पुरानी बातों को दोहरा रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे। अनिरुद्ध का गुस्सा तो जायज था, लेकिन अभिमान उसका हाथ क्यों उठा वह भी नहीं जानता था। कुछ भी था, लेकिन अभी भी अभिमान को कोई झुका नहीं पाया था। कॉरिडोर में टंगी हुई पेंटी को जमीन पर गिरा चुके थे, लेकिन मजाल दोनों में से कोई भी रुका हो। इतने में अनिरुद्ध के फ्लैट का गेट खुला, उसमें से डैनी बाहर आया। डैनी ने दोनों बच्चों को लड़ते हुए देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जल्दी से अपने लोअर के जेब में से एक चश्मा निकाला, उसे साफ किया और आंखों पर लगाया तो देखा सच में अनिरुद्ध अभिमान लड़ रहे थे और दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। डैनी का माथा चकरा गया। वह जल्दी से दोनों के पास गया और दोनों को एक दूसरे से अलग करके बोला, पागल हो गए हो तुम दोनों, अक्ल नहीं है तुम दोनों को। यह क्या हरकत है? गली के गुंडे भी ऐसी हरकतें नहीं करते, ऐसे लड़ते नहीं जैसे तुम दोनों लड़ते हो। अनिरुद्ध ने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, पापा हट जाओ, यह खुद को समझता क्या है? इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे घर में खड़ा है। अभिमान भी गुस्से में बोला, हट जाओ ससुर जी, मैं इसके घर में नहीं खड़ा, कॉरिडोर में खड़ा हूँ और यह इसका घर नहीं है। और ज्यादा बकवास करेगा ना तो यह पूरी बिल्डिंग खरीद लूंगा। अभिमान की बात सुनकर अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया। वह बोला, पापा हट जाओ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और आपको लग जाएगी। इसे मैं बताता हूँ, यह बिल्डिंग खरीदेगा यह बिल्डिंग, औकात है इसकी। इसके खुद के बाप ने घर से बाहर निकाल दिया। अभिमान को यह बात बुरी लग गई। वह बोला, निकाला भी तो साले तेरी वजह से। ससुर जी, अपने बेटे को समझा कर रखो, वरना मेरे हाथों चढ़ गया तो वह मर वर जाएगा। डैनी उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन बीच में से हट नहीं रहा था। आखिरकार डैनी को गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, अगर एक और शब्द कहा, यह मत समझना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो हाथ नहीं उठा सकता। इस उम्र में भी 4 लोगों को पीट सकता हूँ। अनिरुद्ध अभिमान दोनों ही शांत हो गए। शांत तो नहीं हुए थे, लेकिन अपने हाथ पैर चलाने बंद कर दिए थे। डैनी ने अनिरुद्ध की तरफ देख कर कहा, अंदर जाओ। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा और जब तक नहीं जाऊंगा जब तक यह अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से चला नहीं जाता। डैनी ने अपने बेटे को आंखें दिखाते हुए कहा, अनिरुद्ध, मैंने कहा ना, अंदर जाओ, इसे मैं भेज दूंगा। अनिरुद्ध ने एक नजर अभिमान को देखा और उंगली दिखाते हुए बोला, आज के बाद आसपास भी दिखाई दिया ना तो जान से मार दूंगा, बेशक उसके बाद मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए। इतना कहकर अनिरुद्ध बहुत गुस्से में अंदर चला गया। उसके जाते ही डैनी ने अभिमान से पूछा, इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ क्यों आए हो? अभिमान बोला, ससुर जी, आपका दामाद हूँ, कम से कम आप तो मेरी आवभगत कीजिए। चाचू कहते हैं दामाद जब ससुराल जाता है तो उसकी बहुत खातिरदारी होती है, लेकिन यहाँ तो साले साहब पीटने के लिए उतारू हो गए और एक आप हो कि पूछ रहे हो कि यहाँ क्यों आए हो? एक दामाद अपने ससुराल क्यों आता है? डैनी हैरानी से अभिमान को देख रहा था। उसके अंदर आज उसे थोड़ा सा सिवाय नजर आ रहा था, जो पहले कभी नहीं आया। और कहीं ना कहीं डैनी कुछ कुछ बातें समझ ही रहा था कि शायद सिवाय ने ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन फिर भी डैनी अपनी बेटी को इतनी आसानी से तो अभिमान के साथ भेजता नहीं। डैनी ने गुस्से में कहा, दामाद जी, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम्हें स्वागत के साथ अंदर लेकर जाया जाए। अभिमान कुछ नहीं बोला, चुप रहा। डैनी ने अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे हल्का सा कॉरिडोर में धकेलते हुए कहा, अब निकलो यहाँ से और आज के बाद यहाँ मत आना, वरना आज तो मैंने अपने बेटे को रोक लिया, हमेशा नहीं रोक पाऊंगा। अभिमान ने इस बार हिम्मत करते हुए कहा, ससुर जी। अभिमान ने इतना ही कहा था कि डैनी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, अगली बार तुम्हारे मुंह से मैं ससुर जी नहीं सुनना चाहता। जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है ना, उसके चलते मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ, वरना अनिरुद्ध के साथ मिलकर तुम्हें मारता। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? तुमने अपने ही बच्चे को गाली दे दी। अभिमान इस बार थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ बोला, ससुर जी, गलतफहमी हो गई थी, लेकिन क्लियर हो गई है। आराध्या को लेने आया हूँ। डैनी बोला, और तुम्हें लगता है कि हम आराध्या को तुम्हारे साथ भेज देंगे और तुम्हें लगता है कि तुम आराध्या को अपने साथ ले जाओगे?
चले जाओ। अभिमान मेरा दिमाग गरम मत करो। अभिमान धीरे से बोला, ससुर जी बात तो सुनो। डैनी ने गुस्से में कहा, जाओ अभिमान। इस बार अभिमान चुपचाप वहां से चला गया और सीधा नीचे अपनी गाड़ी के पास आया, जहां युग गाड़ी के बाहर बियर की बोतल लेकर खड़ा हुआ था। उसने अभिमान की तरफ बढ़ाकर कहा, क्या हुआ, पहला अटेम्प्ट फेल हो गया? अभिमान ने बियर की बोतल ले ली और एक सिप लेकर बोला, हाँ हो गया। इनफैक्ट मैं तो गिलहरी से मिल भी नहीं पाया। युग को खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह अच्छे से जानता था अभिमान की राह बहुत मुश्किल है। और अभी युग का फोन वाइब्रेट हुआ। युग ने फोन देखा तो उसमें सिवाय मामू बब्बर शेर का नाम फ्लैश हो रहा था। युग ने फोन स्पीकर पर डाला और बोला, मामू या तो पीट कर आ गया। अभिमान ने गुस्से में युग को देखा और बोला, पापा पीट कर नहीं आया हूँ, पीट कर भी आया हूँ। सिवाय गहरी सांस लेकर बोला, पीटो पीटो, लेकिन यह याद रखना कि जिसे तुम पीट रहे हो वह तुम्हारा सिर्फ साला नहीं, तुम्हारा होने वाला जीजा भी है। क्योंकि मैं शिवांगी की शादी अनिरुद्ध से ही करूंगा। अब वह प्यार से शादी करे या मैं उसे मजबूर करूं, या मेरा काम है, लेकिन शादी तो अनिरुद्ध की शिवांगी से ही होगी। तो उस पर हाथ उठाने से पहले सोच लेना कि तुम रघुवंशी खानदान के होने वाले दामाद पर हाथ उठा रहे हो। अभिमान ने गुस्से में पूरी बोतल खत्म कर दी और उसे वही सड़क पर फेंक दी और फिर युग के फोन की तरफ देखकर बोला, पापा, एक उसके पापा हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं और एक आप हो जो मुझे डरा रहे हो। सिवाय बोला, बेटा मैं सपोर्ट ही कर रहा हूँ। अगर मैं सपोर्ट नहीं करता तो तुम्हें कभी सच पता नहीं चलता और तुम अपने और आराध्या के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को ऐसे ही लेकर बैठे रहते और नतीजा यह होता कि वह अपने बेटे को अकेला पाल लेती और तुम भिखारी की तरह भटकते रहते। क्योंकि घर से तो मैं तुम्हें बाहर निकाल ही चुका था। किसी के अंडर में तुम काम कर नहीं सकते थे। लग्जरी लाइफ की आदत पड़ी हुई है ना। तो बेटा थोड़ी मेहनत करो, पर याद रखना अनिरुद्ध रघुवंशी खानदान का होने वाला जमाई है। उसे अगर फिजिकली मेंटली हर्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिमान भी हल्के गुस्से में बोला, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ क्यों नहीं बताते? सिवाय बोला, ठीक है साफ साफ बता देता हूँ। तुम्हें बहन के साथ 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 भाई को भी पटाना है, उसे इम्प्रेस करना है और बहन को ही क्यों, अपने सास ससुर के दिल में भी अपने लिए जगह बनानी है। अभिमान बोला, पापा यह कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मुझसे तो गिलहरी ही पट जाए बड़ी बात है और आप चाहते हैं कि मैं उसके पूरे खानदान को पटाऊं। सिवाय बोला, हाँ बिल्कुल यही चाहता हूँ। अभिमान ने एक गहरी सांस छोड़ी और गुस्से में कहा, तो क्या मैं दिन रात यही खड़ा रहूं आराध्या के घर के बाहर? सिवाय ने कहा, हाँ बिल्कुल यही खड़ा रहे। इनफैक्ट अपने चाचू से थोड़ी टिप्स ले ले, उसे एक्सपीरियंस है यह सब करने का। यह कहकर सिवाय ने फोन कट कर दिया और युग हंसते हुए अभिमान को देखने लगा। अभिमान को गुस्सा आ रहा था। युग ने अपना एक हाथ उठाया और अभिमान के माथे पर आए हुए हल्के से खून को अंगूठे से साफ करते हुए कहा, या इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर कर जाना है। दूसरी तरफ वेदांत और सार्थक दोनों ही किचन में थे। सार्थक तो गुस्से में वेदांत को ही देख रहा था। उसने कभी किचन में पैर नहीं रखा था, पैर तो वेदांत ने भी नहीं रखा था, लेकिन वह एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था जिससे वह वमिका को इम्प्रेस कर सके। वेदांत को छोटे से किचन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस किचन में सब कुछ ओपन रखा हुआ था, बर्तन भी, गैस भी, कुछ डब्बे, और वेदांत उन सबको निहार रहा था। कुछ सोचकर उसने अपना फोन निकाला तो इतने में सार्थक बोला, मैंने तो पहले ही कहा था ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं है, मैंने कल ही चेक किया था। वेदांत बोला, तू मेरी हेल्प नहीं कर सकता तो मुंह पर टेप लगा सकता है। इतना कहकर उसने फोन अपने कान पर लगाया, शायद किसी से बात करना चाहता था। 2 बेल जाने के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ वेदांत बोलो। वेदांत बोला, सांझ भाभी मुझे कुछ बनाना सिखा दो, तुम्हारी देवरानी को इम्प्रेस करना है। यह सुनकर सांझ की आंखें हैरानी से फैल गई। सांझ हैरानी से बोली, क्या कहा वेदांत तुमने? मैं ठीक से सुन नहीं रही। वेदांत बोला, भाभी आपने जो सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, प्लीज बता दो ना कोई भी रेसिपी। सांझ अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाए अपने फोन को देख रही थी। वेदांत ने उसे कभी कभी कुछ बातें तो बताई थी, लेकिन पूरी बात कभी नहीं बताई। पूरी बात तो उसने अपने शौर्य भैया को भी नहीं बताई थी। सांझ तो हैरान हो गई, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वेदांत यह सब बोल रहा है। वेदांत ने सांझ को इतना ही बताया था कि वह किसी से वन साइड लव करता था और उस लड़की की किसी से शादी हो गई। सांझ ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, वेदांत मुझे ठीक ठाक बताओ, सही सही बताओ, उस लड़की की तो शादी हो गई थी ना, उनका तो बॉयफ्रेंड था ना, तुम किसी दूसरी लड़की की बात कर रहे हो? वेदांत बोला, भाभी पहले मुझे कुछ बनाना सिखा दो, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सांझ चाहती थी कि वेदांत उसे अभी सब कुछ बता दे, लेकिन वेदांत के पास इतना वक्त नहीं था। वेदांत ने एक बार फिर कहा, भाभी मैं बोल रहा हूँ ना,
मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी मुझे कुछ बनाना सिखा दो। सांझ एक गहरी सांस लेकर बोली, बाद में रात को मैं इंतजार करूंगी, मुझे सब कुछ बताओगे? वेदांत बोला, हाँ भाभी बता दूंगा, लेकिन मुझे बताओ तो कि मैं अब क्या क्या बनाऊं। सांझ बोली, अच्छा बताओ, किचन में क्या क्या सामान है? करीब आधे घंटे तक सांझ वेदांत को इंस्ट्रक्शन देती रही और वेदांत खाना बनाता रहा, जबकि सार्थक वहीं खड़ा हुआ नजारे देख रहा था। उसने वेदांत की जरा भी हेल्प नहीं की और वेदांत पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ खाना बना रहा था। आखिरकार वेदांत ने थोड़े से पुलाव, थोड़ी सी आलू की सब्जी और रोटी रायता बना लिया था। रोटी थोड़ी जल गई थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी कि खाई ना जा सके। वेदांत ने आखिर में सांझ से कहा, हाँ भाभी हो गया, अब रख दो फोन। सांझ बोली, फोन तो रख दो, लेकिन अगर तुमने मुझे सारी बात नहीं बताई तो फिर देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूंगी। वेदांत बोला, हाँ हाँ भाभी बता दूंगा, लेकिन माँ को कुछ मत बताना। सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी और वेदांत ने फोन कट कर दिया। सार्थक बोला, कैसी माँ है मेरी, अपने देवर से बात करके फोन कट कर दिया? या नहीं हुआ कि एक बार पूछ ले कि उनका इकलौता प्यारा सा बेटा कैसा है? वेदांत रोटी पर घी लगाता हुआ बोला, उन्हें पता है तू मेरे साथ है तो तुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर उसने एक थाली सार्थक के हाथ पर रखी और बोला, चल सब वहीं बैठकर खाते हैं, और तूने कुछ काम नहीं किया इसलिए अब बर्तन धुलेगा। सार्थक मुंह बनाता हुआ बोला, बर्तन तो वमिका भाभी धुलेंगी। वेदांत बोला, देख सार्थक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिद्धि को सच में वमिका की जरूरत है। वह सिद्धि ना होकर सिद्धार्थ होता तो मैं या तू उसके पास बैठ जाते, समझ रहा है ना? तो अब तुझे ज्यादा आर्गुमेंट नहीं चाहिए, वैसे भी यह सारा खाना मैंने बनाया है, बर्तन ही तो धोने हैं और तू धो लियो, किचन में साफ कर दूंगा। सार्थक ने मुंह बनाकर वेदांत को देखा और फिर चुपचाप थाली लेकर उस कमरे में चला गया जहां सिद्धि और वमिका थी। वमिका ने सार्थक और वेदांत को हाथ में थाली को पकड़े हुए देखा तो वह बोली, मुझे बुला लेते, मैं हेल्प कर देती। वेदांत बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है और इंसानियत के नाते इतना तो हम कर ही सकते हैं। इतना कहकर वह उसने थाली बेड पर रख दी। वमिका खड़ी होकर बोली, मैं पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह बिना किसी की बात सुने किचन में चली गई। किचन को देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। वेदांत ने खाना तो बना दिया था, खाना देखने में टेस्टी भी लग रहा था, लेकिन किचन इतना गंदा कर दिया था कि वमिका को गुस्सा आ गया। फिर भी उसने अपना गुस्सा वहीं दबा लिया और कुछ सोच कर बोली, खाना तो बना दिया सबने, लेकिन इस किचन का गोबर बना दिया और मुझे 2-3 घंटे लगेंगे इसे साफ करने में। फिर उसने अब पानी पिया और बेमन से कमरे में आ गई। उसका मन तो कर रहा था कि वेदांत और सार्थक को अच्छे से सुना दे। फिर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया, यह सोचकर कि आखिर उन दोनों ने मेहनत की है, सबके लिए खाना बनाया है। वेदांत ने वमिका को देखकर कहा, तुम भी खा लो और अपने भाई को भी खिला दो। वमिका सिद्धि को उठाने लगी, लेकिन सिद्धि ठीक से उठ नहीं पा रही थी। लड़की तो थी, शरीर भी कमजोर था, काम भी बहुत करती थी, जिस वजह से उसे उठा नहीं जा रहा था। और तभी सार्थक ने सिद्धि को उठाने में हेल्प की। सिद्धि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई और सार्थक समझ भी रहा था, लेकिन फिलहाल उसकी नीयत बस सिद्धि की हेल्प करने की थी। वमिका अपने हाथों से सिद्धि को खाना खिलाने लगी। सिद्धि की हालत सच में खराब थी। वमिका की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, लेकिन क्या करती, वेदांत और सार्थक के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी, लेकिन इतना समझती थी कि सिद्धि बहुत काम करती है। वमिका ने अपने आंसुओं को छुपा लिया, लेकिन वेदांत समझ गया, दोनों ही परेशान हैं। कुछ सोचकर वेदांत बोला, वमिका तुमने जो डिजाइन बनाया था ना, वह मेरे टीम को पसंद आया, क्या तुम मेरे लिए एक और डिजाइन बना सकती हो? वमिका ने वेदांत को हैरानी से देखा तो वेदांत बोला, देखो तुम जवाब नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम घर बैठे मेरे डिजाइन तो बना सकती हो ना, मैं तुम्हें वर्क फ्रॉम होम दे दूंगा। वमिका वेदांत का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे वेदांत पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर उसने सिद्धि की हालत देखते हुए हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूंगी, मुझे पैसे भी ज्यादा नहीं चाहिए। वेदांत बोला, बिना पैसों के तो मैं काम नहीं करा पाऊंगा। वमिका बोली, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मैं जितना काम करूंगी उस हिसाब से पैसे दे देना। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर वह सब खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वेदांत ने सारे बर्तन इकट्ठे किए और सार्थक के हाथ में थमा दिए। सार्थक ने हैरानी से वेदांत को देखा तो सिद्धि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट को जल्दी से कंट्रोल कर लिया। वमिका सिद्धि के पास से खड़ी हुई और सार्थक के हाथों से बर्तन को लेते हुए बोली, मैं खुद
साफ कर लूंगी, आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है। वेदांत बोला, नहीं वमिका, तुम्हें तो मेरा डिजाइन बनाना है, तुम यह सब मत करो, मेरा डिजाइन ज्यादा जरूरी है। फिर उसने सार्थक को देख कर कहा, अब यहाँ क्यों खड़ा है, जाना, मैंने कहा था ना कि बर्तन तू धुलेगा। सिद्धि को थोड़ी सी और ज्यादा हंसी आ गई। सार्थक जब से यहाँ आया था तब से अक्कड़ कर रहता था, लेकिन आज सार्थक की शक्ल देखने लायक थी। सिद्धि ने खुद को कंट्रोल कर लिया। इतने में सार्थक ने सिद्धि को देख कर कहा, सिद्धार्थ अपनी हंसी कंट्रोल क्यों कर रहे हो, हंस लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। यह सुनते ही सिद्धि के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। तभी वमिका बोली, नहीं मैं कर लूंगी बर्तन साफ, डिजाइन भी बना दूंगी। वमिका ने फिर से सार्थक से बर्तन लेने की कोशिश की। इस बार वेदांत ने वमिका के दोनों हाथों पर अपना हाथ रखकर बर्तनों से अलग करते हुए कहा, तुम मेरा डिजाइन बनाओ, मैं और सार्थक किचन साफ करेंगे और बर्तन भी धो लेंगे। वमिका आंखें फाड़े वेदांत को देख रही थी। फिर उसने अपने हाथों पर हल्का सा झटका मारा। वेदांत को भी अब महसूस हुआ कि उसने जल्दबाजी में वमिका के हाथों को पकड़ लिया। फिर वह अपनी गलती मानते हुए बोला, सॉरी, मेरा वह मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब था कि मुझे आज ही डिजाइन चाहिए, तुम प्लीज मेरा डिजाइन बना दो, किचन बहुत ज्यादा गंदा है, आपसे साफ नहीं होगा, वमिका ने वेदांत को जवाब देते हुए कहा। वेदांत बोला, कितना भी गंदा हो मैं कर दूंगा साफ, तुम बस मेरा डिजाइन बना दो। इतना कहकर उसने सार्थक से बर्तन लिए और बोला, तू सिद्धार्थ के पास बैठ और वमिका तुम मेरे साथ चलो, मेरा डिजाइन बना दो। इतना कहकर वेदांत बर्तन लेकर सीधा किचन में आया। पीछे पीछे वमिका आ गई। वेदांत उन बर्तनों को देख रहा था। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बर्तनों को धो दे, और सार्थक वह तो जानबूझकर वहीं खड़ा था ताकि वेदांत उसे बर्तन ले ले। सार्थक काम नहीं करता था और वेदांत सिचुएशन को देखते हुए खुद को उसने ढालने की कोशिश करता था। किचन की हालत देखकर वमिका बोली, साहब आप रहने दीजिए, मैं कर दूंगी, मैं डिजाइन भी बना दूंगी। वेदांत बोला, मैंने कहा ना तुम डिजाइन बना दो, या सब मैं कर लूंगा। इतना कहकर वेदांत ने वमिका की बाजू पकड़ी और उसे बाहर की तरफ ले जाता हुआ बोला, प्लीज प्लीज मान जाओ वमिका। फिर उसने वमिका की बाजू को छोड़ दिया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इस वक्त वेदांत नहीं चाहता था कि वमिका काम करे, क्योंकि वमिका मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। वह जितना भी अपना दुख छुपाने की कोशिश करती थी, लेकिन वेदांत को पता चल जाता था। वेदांत चाहता था वमिका डिजाइन बनाए जिससे उसका ध्यान भटक जाए। वेदांत अब भी हाथ जोड़े वमिका के सामने खड़ा था। शायद वमिका ने अपनी जिंदगी में ऐसा लड़का नहीं देखा था जो इतना शार्प हो। कार्तिक से भी ज्यादा शार्प उसे वेदांत लग रहा था। फिर वह खुद ही हंसकर वेदांत को देखकर बोली, साहब आपसे नहीं होगा, किचन में साफ कर दूंगी। एक सेकंड के लिए तो वेदांत वमिका की छोटी सी मुस्कुराहट में खो गया, लेकिन फिर वह होश में आया और बोला, मैं कर दूंगा किचन साफ, तुम नहीं समझ रही, मुझे डिजाइन आज ही, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, प्लीज कर लो, मुझे किचन साफ करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वामिका वेदांत के सामने हार गई। फिर उसने एक ड्रॉर में से पेपर और पेंसिल कलर निकाले और डिजाइन बनाने लगी। वहीं वेदांत वापस से किचन में आया। किचन को देखकर उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करता, प्यार में पापड़ तो बेलने ही पड़ते। जब सीनियर रघुवंशी ने इतने पापड़ बेले थे तो यह लोग कैसे बच जाते, इन्हें भी तो पापड़ बेलने पड़ते। आखिरकार वेदांत ने बर्तन साफ करने शुरू किए। उसे सार्थक पर गुस्सा भी आ रहा था और वह मन ही मन डिसाइड कर चुका था कि कल वह सार्थक की मुंडी पकड़कर हिला देगा। सारे बर्तन साफ करने के बाद वेदांत ने किचन में नजर घुमाई तो उसे खुद महसूस हुआ कि वाकई ही उसने किचन को बहुत गंदा कर दिया। फिर उसने एक डब्बे को उठाकर अपनी जगह रखा। फिर वह एक डब्बे को लेकर बाहर वमिका के पास गया और बोला, इसे कहाँ रखना है। वमिका बोली, वहीं गैस के ऊपर जो स्लिप है उसके ऊपर। वेदांत अंदर जाकर उस डब्बे को रखकर आया। फिर वह एक पॉलीथीन लेकर आया जिसमें कुछ सब्जियां थी। वेदांत बोला, इन्हें कहाँ रखना है। वमिका उस पॉलीथीन को देखकर बोली, इसमें तो सब्जी है ना साहब, इसे अच्छे से लपेट कर वहां रख दीजिए जहां टमाटर रखे। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह एक बड़ा सा कुकर लेकर आया और वमिका को दिखाकर बोला, इसे कहाँ रखना है। वमिका ने अपनी पेंसिल एक तरफ रखी और उठ कर वेदांत के पास आई और बोली, मैं कर दूंगी साहब, आपसे नहीं होगा। वेदांत बोला, नहीं नहीं, देखो मैंने आधा किचन साफ कर दिया है, आधा भी कर दूंगा। वमिका ने इस बार वेदांत की बाजू पकड़ी और उसे किचन से बाहर निकालते हुए बोली, मैंने कहा ना साहब मैं कर दूंगी, आप जाकर वहां बैठो, मैं 10 मिनट में सब खत्म करके आती हूँ। वेदांत इस बार किचन से निकल गया और वमिका किचन में आई। सच में वेदांत ने काफी हद तक किचन साफ कर दिया था और बचा खुचा किचन वमिका ने 10 मिनट में साफ कर दिया। फिर वह हाथ धोकर बाहर गई।
तब तक वेदांत सोफे पर बैठा बैठा सो चुका था। वमिका ने एक नजर वेदांत को देखा और फिर मन में बोली, या साहब कितने अच्छे हैं ना, बहुत अच्छी परवरिश है इनकी, जो यह हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। कोई और लड़का होता तो अब तक हमारा फायदा उठा चुका होता या फिर यहाँ से चला गया होता। कुछ सोचकर वमिका ने वेदांत के जूते निकालने के लिए अपना एक हाथ वेदांत के पैर पर लगाया और तभी वेदांत की आंख खुल गई। वेदांत ने जल्दी से अपना पैर पीछे खींचा और बोला, यह तुम क्या कर रही हो? वमिका थोड़ा सा घबरा गई और फिर हिचकिचाते हुए बोली, साहब आप सो गए थे तो मुझे लगा आपके जूते निकाल देती हूँ, आप ठीक से सो जाएंगे। वेदांत ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम डिजाइन बना दो। वमिका को लगा शायद उसका छूना वेदांत को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह चुपचाप एक कुर्सी लेकर आई और उस पर बैठकर डिजाइन बनाने लगी। वह जानबूझकर वेदांत के पास नहीं बैठी, वह अपने मन में यह बात बैठा चुकी थी कि उसका छूना, उसका बात करना वेदांत को पसंद नहीं, जबकि उसका उल्टा था। वमिका चेयर पर बैठकर काम करने लगी। वेदांत की आंखें फिर से धीरे धीरे बंद हो रही थी। वह थक गया था, सोना चाहता था। इतने में वमिका बोली, साहब यह देखना, मैंने यह डिजाइन बनाया है। वेदांत ने पेपर लिया और उसे देखकर कहा, हाँ यह तो बहुत अच्छा है, बाकी के डिजाइन कल बना लेना, जब तक मैं इसे ही भेज देता हूँ। इतना कहकर उसने पेपर उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वेदांत बहुत थका हुआ था, कमरे में आया और आता धड़ाम से उस गद्दे पर लेट गया, लेकिन तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वेदांत ने फोन चेक किया तो वह सांझ का फोन था। वेदांत ने फोन उठाया और बोला, भाभी बहुत थक गया हूँ, पक्का प्रॉमिस सुबह उठते ही बता दूंगा, प्लीज भाभी। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। वहीं सांझ अपने फोन को देख रही थी। उसे तो आज रात नींद आने वाली नहीं थी। एक तो पहले ही शौर्य ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था और दूसरा वेदांत ने भी उससे बात नहीं की। वह अपने फोन को देखकर बोली, वेदांत तुम भी ना, तुमने तो मेरी रातों की नींद ही उड़ा दी। इतना कहकर वह भी लेट गई। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि बैठी हुई थी, उसके हाथ में दर्द था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। दवाई खाने के बाद दर्द कम तो हुआ, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। वहीं सार्थक चेयर पर बैठा हुआ था, लेकिन सिद्धि से बात करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। जब उसे सिद्धि सिद्धार्थ लगता था तब तो कहीं भी हाथ लगाकर उसे बात कर लेता था, लेकिन अब तो वह अपनी जुबान और हाथ दोनों को कंट्रोल करने वाला था। वहीं सिद्धि सार्थक को अपने कमरे में देखकर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थी, लेकिन उसे जाने के लिए कह भी नहीं सकती थी। सार्थक अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन बीच बीच में सिद्धि की तरफ भी देख रहा था। सिद्धि चुपचाप बैठी थी, उसे वॉशरूम जाना था और सार्थक था कि वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब सिद्धि से कंट्रोल नहीं हुआ, मुश्किल हो रहा था और वह सार्थक के सामने वॉशरूम नहीं जाना चाहती थी। सार्थक भी वहां बैठना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता, वेदांत उससे कहकर गया था, इसलिए वह बैठा था, वरना नींद तो सार्थक को भी बहुत आ रही थी। फिर भी सार्थक के मन में सिद्धि के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। सच में उसकी नजरों में सिद्धि की इज्जत बढ़ गई थी। एक तो सिद्धि लड़का बनकर इतना काम करती थी और जब से उसने सार्थक को बचाया था तब से तो सार्थक उससे अलग ही नजर से देखता था। इतने में वमिका उस कमरे में आई। वमिका को देखकर सिद्धि की आंखों से एक आंसू बह गया। वमिका ने सिद्धि के आंसू को देखकर सार्थक की ओर देखकर कहा, साहब अब मैं आ गई, आप भी जाकर आराम कर लीजिए। सार्थक खड़ा हुआ और बाहर की तरफ चला गया। सार्थक के जाते ही सिद्धि ने अपनी दोनों बाहें वमिका की ओर फैला दी और वमिका जल्दी से आकर सिद्धि के गले लग गई। वामिका बोली, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सिद्धि ने अपने आंसू पोंछे और सुबकते हुए बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, बहुत देर से रोक कर बैठी हूँ, लेकिन साहब हैं कि यहीं बैठे हुए थे, यहाँ से उठ ही नहीं रहे, जिस वजह से मुझे पेट में भी दर्द होने लगा। वामिका सिद्धि को सहारा देते हुए उसे उठाते हुए बोली, अच्छा चल वॉशरूम चलते हैं। और फिर वामिका सिद्धि को वॉशरूम में ले गई। 10 मिनट बाद वामिका सिद्धि को सहारा देते हुए वापस से कमरे में लेकर आ गई। सिद्धि ने बेड पर टेक लगाई और बोली, वामिका बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। वामिका बोली, टैबलेट का असर खत्म हो गया और रुको मैं तुम्हें दूसरी टैबलेट देती हूँ। इतना कहकर उसने सिद्धि को दूसरी टैबलेट दे दी और फिर उसे अच्छे से लेटा दिया और फिर उसके सिर पर अपना हाथ फेरती हुई बोली, अब तुम सो जाओ, सो जाओगी तो आराम हो जाएगा, ज्यादा चोट नहीं है, हफ्ते भर में ठीक हो जाओगी। सिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे दर्द हो रहा था। यह सारा नजारा सार्थक कमरे के बाहर ही खड़ा हुआ देख
देख रहा था। उसे भी सिद्धि के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन क्या करता, वेदांत ने मना किया था कि वह सिद्धि को अनकंफर्टेबल नहीं करेगा, और यही सोचकर सार्थक वहां से चला गया था। सार्थक सीधा अपने कमरे में आया और आकर वेदांत के पास लेट गया। सार्थक को थोड़ी देर पहले नींद आ रही थी, लेकिन अब नींद नहीं आ रही थी। अब बार बार उसकी आंखों के सामने सिद्धि का चेहरा आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और तभी वेदांत नींद में बोला, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? सार्थक बोला, उसे दर्द हो रहा है यार। वेदांत ने कहा, देख, हम किसी का दर्द तभी कम कर सकते हैं जब उसके हिस्से का काम कर लें, लेकिन तू तो कुत्ते वहीं बैठा रहा था। कहा था बर्तन धो दे, कल से किचन का काम कर दिया करना ताकि दोनों को रेस्ट मिल जाए। सार्थक हल्का खिसका और वेदांत के बाजू पर सिर रखकर बोला, वेदांत बहुत अच्छा है यार, मैं तेरे जितना अच्छा नहीं हूँ। वेदांत ने अपना एक हाथ सार्थक के सिर पर रख लिया और उसे थपकी देता हुआ बोला, चल सो जाओ, ज्यादा मस्का मत लगा, कल से किचन का काम करना है। सार्थक ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसी के साथ दोनों चाचा भतीजे सो गए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में जब मीरा की पहली हियरिंग थी, सब कोर्ट में मौजूद थे। शौर्य पूरी तैयारी के साथ आया था, जबकि राजवीर को डर लग रहा था। राजवीर और शौर्य दोनों गाड़ी से उतरे तो राजवीर बोला, शौर्य पक्का तू संभाल लेगा? ऐसा तो नहीं ससुर बहू एक साथ ऑस्ट्रेलिया की जेल में चक्की पीसे? शौर्य बोला, यहाँ चक्की नहीं पिसवाते। राजवीर बोला, अरे जो भी काम करवाते हैं ससुर और बहू बैठ कर वही काम करोगे क्या? तू पक्का संभाल तो लेगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं मीरा को बचाने के चक्कर में तेरे फेक डॉक्यूमेंट पकड़े जाए और हम सब यहीं फंस कर रह जाएं। देख, अगर चाचू को सब कुछ पता चल गया ना तो हमारी खैर नहीं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे चाचू को सब कुछ बता देना चाहिए था। शौर्य बोला, यार तू डरता बहुत है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। कोशिश करूंगा कि कुछ भी करके इस केस को इंडिया ट्रांसफर करवा दूं। ऊपर से जहां तक मुझे लगता है यह लोग इंडिया ट्रांसफर करेंगे नहीं, क्योंकि वह लड़का ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन था। देखते हैं क्या होता है। चलो। राजवीर अपने दिल पर हाथ रख कर बोला, तुझे पता है मुझे कभी डर नहीं लगा। मैंने सिवाय के साथ बहुत मिशन कंप्लीट किए हैं, लेकिन यहाँ बहुत डर लग रहा है यार, कहीं मीरा को कुछ हो ना जाए तो हम पूर्वी और पैंथर को क्या जवाब देंगे? पूर्वी पैंथर का इंतजार बहुत सालों बाद खत्म हुआ है। मैं नहीं चाहता कुछ उल्टा सीधा हो जाए। शौर्य ने राजवीर की बाजू पकड़ी और उसे कोर्ट के अंदर ले जाता हुआ बोला, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, चलो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। थोड़ी देर बाद सब ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट के अंदर थे। शौर्य अपने नकली डॉक्यूमेंट सबमिट करवा चुका था। उन्हें यकीन दिला चुका था कि वह इंडिया में एक लॉयर है। किसी को उसके नकली डॉक्यूमेंट पर शक भी नहीं हुआ। जिसे शक हुआ उसका मुंह पैसों से बंद कर दिया। शौर्य ने सामने बैठे जज को देखकर कहा, सर यह सीधा सीधा सेल्फ डिफेंस में किया गया मर्डर है, और जहां तक मुझे लगता है सेल्फ डिफेंस में किए गए मर्डर पर कोई सजा नहीं होनी चाहिए। मेरे पास कुछ अभी डॉक्यूमेंट हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शौर्य ने कुछ पेपर जज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर सीधी सी बात है, लेडीज बाथरूम में जेंट्स का क्या काम है? यानी हो ना हो होटल के किसी स्टाफ मेंबर ने उस लड़के की मदद की और वह लड़का मेरी क्लाइंट मीरा के साथ जबरदस्ती करने के लिए उस वॉशरूम में घुस गया। मेरे क्लाइंट ने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर चलाए, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसे ही शौर्य ने ना जाने कितनी देर तक वहां के लॉयर से बहस की। वहां के जज ने बहस की। वहां दो लॉयर थे जो शौर्य के अपोजिट थे, लेकिन शौर्य अकेला ही उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। राजवीर तो बैठा बैठा ही सोच रहा था, इसे लॉयर की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, लेकिन इसने कितने अच्छे से मीरा का केस हैंडल कर लिया। उसने एक नज़र शौर्य को देखा जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ केस लड़ रहा था, और दूसरी तरफ मीरा को जो नम आंखों से बैठी हुई बस क्रिस को देख रही थी। कुछ भी करके उसे अपने क्रिस के पास जाना था। क्रिस राजवीर के पास बैठा हुआ था, 2 दिन से सोया नहीं था। क्रिस उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी। सोई तो मीरा भी नहीं थी। ना जाने कुछ खाया था। कुछ भी करके यहाँ से जाना चाहती थी और शायद ही कभी भूल कर वापस ऑस्ट्रेलिया आती। एक लंबी चौड़ी आर्गुमेंट के बाद फाइनली शौर्य केस जीत गया और इसी के साथ मीरा को रिहा कर दिया गया, इस बेस पर कि उसने सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया है। मीरा चेयर से उठकर सीधा भागती हुई क्रिस के पास आई और क्रिस ने उसे गले लगा लिया। वहीं राजवीर ने भी एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसे डर था कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए।
लेकिन शौर्य ने सब कुछ संभाल लिया था। फाइनली शौर्य ने अपनी दोनों बाजू फैलाई और राजवीर ने उसे गले लगाकर कहा, मानना पड़ेगा शौर्य, मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने इतनी आसानी से मीरा को रिहा करवा दिया। शौर्य ने वहीं रखा हुआ एक पानी का गिलास उठाया और उसे पीते हुए बोला, आसानी से नहीं कराया, देख रहा है ना 4 घंटे से कैसे कुत्तों की तरह भौंक रहा हूँ। तब जाकर उन्हें समझ आया कि मीरा ने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा है। चलो अब यह सब तो ठीक हो गया, बट एक प्रॉब्लम। राजवीर बोला, क्या प्रॉब्लम है? शौर्य ने क्रिस की ओर देखकर कहा, तुम मीरा को लेकर होटल चलो और उसके बाद इंडिया चले जाना। क्रिस बोला, आप दोनों नहीं चलेंगे? शौर्य बोला, हमें कुछ काम है, तुम जाओ। क्रिस मीरा को लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही राजवीर बोला, क्या प्रॉब्लम है? शौर्य ने राजवीर के कंधे पर हाथ रखा और उसे बाहर की तरफ चलने का इशारा किया और अगले 10 मिनट में वह दोनों अपनी गाड़ी के पास थे। शौर्य बोला, देखो मुझे नहीं लगता कि मीरा के साथ या जो कुछ हुआ है वह कोई इंसिडेंस था। मुझे लग रहा है कोई तो है जिसने जानबूझकर हमारे बच्चों की खुशियों में आग लगाने की कोशिश की है। वरना ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में किसी लड़की को हायर करके फिजिकल नींद कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी वह लड़का हमारे मीरा के पीछे पड़ गया। यह बात कुछ हजम नहीं हुई। मीरा ने बताया था ना कि वह इंडिया से ही मीरा को स्टार्ट करता हुआ आ रहा था। यानी हो ना हो इसके कंसेशन इंडिया में ही है, बस हमें ढूंढने पड़ेंगे। राजवीर शौर्य को ऊपर से नीचे देखता हुआ बोला, क्या बात है, तेरे अंदर तो बहुत दिमाग है, या तो मैंने सोचा ही नहीं। शौर्य बोला, चल राजवीर गाड़ी में बैठ, अभी हमें जज को पैसे देकर भी आने हैं। पैसे भी खा लिए और 4 घंटे में कुत्ते की तरह भौंकता भी रहा। राजवीर को हंसी आ गई। फिर उसने गाड़ी का गेट खोलते हुए कहा, हाँ चल बैठ। वहीं दूसरी तरफ क्रिस मीरा होटल पहुंच गए थे। मीरा अब भी क्रिस को गले लगाकर रो रही थी। क्रिस मीरा के बालों को सहलाते हुए कहा, ए छुटकी, अब क्यों रो रही हो? अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, देखो तुम मेरे पास वापस आ गई। मीरा कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। क्रिस बोला, मीरा शांत हो जाओ, चलो अब तुम नहा लो, फ्रेश फील होगा। 2 दिन बाद हमारी फ्लाइट है, हम इंडिया वापस चलेंगे। मीरा अभी कुछ नहीं बोली, वह बस क्रिस को पकड़े हुए रो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह हमेशा के लिए अपने क्रिस के पास वापस आ गई। क्रिस ने अपनी पकड़ कस दी और एक बार फिर मीरा को समझाते हुए बोला, देखो प्लीज रोना बंद करो। घर में किसी को पता चल गया कि मैं तुम्हें भी नहीं संभाल सकता तो सब मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। प्लीज शांत हो जाओ। मीरा इस बार क्रिस को देखकर रोते रोते बोली, अब हम कभी इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। मुझे नहीं जाना इंडिया से बाहर, मुझे कहीं नहीं जाना। हमेशा रघुवंशी मेंशन में रहना, हमेशा आपके पास रहना है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। कहते कहते मीरा और ज्यादा रोने लगी। क्रिस मीरा के आंसू पोंछते हुए बोला, अच्छा ठीक है, चलो तुम नहा लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। क्रिस मीरा को लेकर वॉशरूम आ गया। 20 मिनट बाद क्रिस और मीरा दोनों बाथरोब पहने बाथरूम से बाहर आए। क्रिस मीरा को संभालते हुए बेड पर लेकर आया। उसने मीरा को बैठाया और फिर वह मीरा के कपड़े लेकर आया। क्रिस ने मीरा के कपड़े चेंज किए और इस बार क्रिस ने मीरा को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं किया, बल्कि बहुत प्यार से उसके साथ पेश आ रहा था। उसने मीरा को लिटा दिया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। क्रिस उठने को हुआ, लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और नम आंखों से बोली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। क्रिस मीरा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मीरा ने क्रिस का हाथ छोड़ दिया और क्रिस कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।